थर्ड सेमेस्टर बीए थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो आज की वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के विषय राजनीति विज्ञान के बारे में वीडियो लाए हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि आगे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है, नगरपालिका के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। नगरपालिका के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। किन्हीं कहीं प्रश्नों में नहीं लिखा रहता है नगरपालिका के 4 कार्यों को बताइए। तो नगरपालिका का पहला कार्य है साफ सुथरा। तो आप जिस नगर के नगरपालिका हैं, पहले उस नगर को आप साफ सुथरा देखना चाहेंगे और जहां भी गंदगी होगी उसको आप हटाएंगे। तो पहला कार्य हो गया साफ सुथरा। दूसरा कार्य हो गया शिक्षा कल्याण। आप नगर पालिका में जिस नगर के नगरपालिका हो, आप जगह जगह जाकर स्कूल को देखेंगे, उसकी स्थिति को जानेंगे और जहां उसकी स्थिति खराब है उसे सुधारेंगे। शिक्षा कल्याण उसका दूसरा कार्य होता है। तीसरा है बिजली आपूर्ति। तो आप जाकर नगरपालिका का तीसरा काम यह है कि आप जाके घरों में देखेंगे कि बिजली किसके घर नहीं पहुंची है, उसके घर तक पहुंचाएंगे, उसको बिजली आपूर्ति कराएंगे। चौथा जल आपूर्ति। आप नगरपालिका का चौथा कार्य है कि आप जल जो पानी जाता है सबके घर में, उसको बार बार चेकिंग के तहत जिसके पास नहीं होगा उसके अनुरूप आप उसको जल पहुंचाएंगे। तो नगरपालिका के 4 कार्य थे, नगर की साफ सुथरा, नगर में शिक्षा कल्याण, नगर की बिजली आपूर्ति, नगर की जल आपूर्ति। इसमें से अभी बहुत से धार्मिक को बचाना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, निर्धन व्यक्तियों की रक्षा करना, तमाम से हैं, लेकिन इसमें पूछा जाता है बस 4 का। तो 4 कार्यों का ये हेडिंग था, साफ सुथरा, शिक्षा कल्याण, बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति। उसके बाद से अब दूसरा प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं? भारत निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं? तो बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की क्या स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी के रूप में मनाते हैं, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था। और निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वह नई दिल्ली में है। सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। और बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसे समय समय पर संशोधित करना और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पंजीकृत करना। पहला भारत निर्वाचन आयोग का कार्य होता है मतदाताओं की सूची तैयार करना, उसे समय समय पर संशोधित करना और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पंजीकृत करना। और दूसरा होता है राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार होता है उसको मान्यता देना। दूसरा कार्य भारत निर्वाचन आयोग में क्या होता है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मान्यता देना। उसके बाद से तीसरा कार्य क्या होता है कि आदर्श आचार संहिता लागू करा के चुनाव कराना। तीसरा कार्य होता है भारत निर्वाचन आयोग का कि आदर्श आचार संहिता लागू कराकर चुनाव कराना। चौथा है संसद आयोग के परिसीमन अधिनियम द्वारा पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना। संसद आयोग के परिसीमन अधिनियम द्वारा पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। उसके बाद से इसके निर्वाचन आयोग के कभी कभी प्रश्न में दोषपूर्ण कार्य भी पूछ देते हैं, ज्यादातर नहीं पूछते हैं। तो 2 दोषपूर्ण कार्य हम बता देते हैं जो कि सब जानता है।
कि इनकी क्या होती है कि जिस सरकार की बहुमत बनती है उस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस सरकार की बहुमत बनती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद से दूसरा है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठने की यह मंजूरी देते हैं, जिससे क्या होता है उपचुनाव करना पड़ता है, और उपचुनाव होगा तो क्या होगा, आम जनता को तकलीफ होगा, पैसों की बर्बादी होगी और समय भी क्या होगा, नष्ट होगा, समय की बर्बादी होगी। तो बता दें कि निर्वाचन आयोग के 4 कार्य: पंजीकृत करना, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पंजीकृत करना, उसके बाद से मतदाताओं की सूची तैयार करना एवं संशोधित करना, फिर से आदर्श आचार संहिता लागू कराकर चुनाव कराना और राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मान्यता देना, उसके बाद से संसद आयोग के परिसीमन अधिनियम द्वारा पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। दो दुष्पूर्व कार्य क्या होते हैं कि जिस सरकार की बहुमत बनती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरा बता दें कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है उठने की मंजूरी देते हैं, जिससे उपचुनाव करना पड़ता है, और उपचुनाव होगा तो समय की बर्बादी होती है एवं आम जनता को तकलीफ होती है। उसके बाद से बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, माने मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले थे जिनका नाम था सुकुमार सेन। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम प्रथम सुकुमार सेन था। ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिनका जो कार्यकाल था 21 मार्च 1950 को चालू हुआ। सुकुमार सेन जी का जो कार्यरत हुए उनका डेट 21 मार्च 1950 को हुआ, और इनका कार्यरत जब कब तक रहे, लास्ट कार्यरत 19 दिसंबर 1958 तक हुआ। इनका लास्ट कार्यरत 19 दिसंबर 1958 को हुआ। यानी सुकुमार सेन जी भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम थे जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से शुरू हुआ और 19 दिसंबर 1958 तक चला। उसके बाद से प्रथम महिला कौन थी, माने ये तो पुरुष मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम थे, और प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो उनका नाम था सुश्री जयंती पटनायक। सुश्री जयंती पटनायक। तो सुश्री जयंती पटनायक जी क्या थी, निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। क्या नाम था, सुश्री जयंती पटनायक जी। इनको 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बाद चुना गया था। सुश्री जयंती पटनायक जी को 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम द्वारा इनको प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त चुना गया था। उसके बाद से हम बता दें कि अभी भारत निर्वाचन आयोग में कौन है। भारत निर्वाचन आयोग के अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। श्री राजीव कुमार जी, इसके बारे में बता दें कि श्री राजीव कुमार जी जो हैं वो 1 सितंबर 2020 को सिर्फ निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी हैं। श्री राजीव कुमार जी 1 सितंबर 2020 को सिर्फ निर्वाचन आयुक्त के पदाधिकारी हैं, जिनका क्या हुआ कि ये जब निर्वाचन आयुक्त के पदाधिकारी थे तो इनको क्या किया गया, मई 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया। तो इनके बारे में क्या कहेंगे अगर आ गया कि अभी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत निर्वाचन आयोग में, तो भारत निर्वाचन आयोग के जो 1 सितंबर 2020 को निर्वाचन आयुक्त के पदाधिकारी श्री राजीव कुमार जी को मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत किया गया।
श्री राजीव कुमार जी जो है 1 सितंबर 2020 को जो पदास्थी निर्वाचन आयुक्त पर थे, उनको मई 2022 में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत किया गया। अब बता दें कि अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के बारे में हम बता दें कि ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग में ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयोग के पद पर कार्यरत हैं। तो ये थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, और ये सिर्फ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो मार्च 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं, और राजीव कुमार जी मई 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो ये 2 प्रश्न हुआ। तीसरा बताते दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं। तो दबाव समूह उन लोगों का ऐसा सुसंगठित समूह है। दबाव समूह उन लोगों का ऐसा सुसंगठित समूह है जो साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए, और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। दबाव समूह उन लोगों का ऐसा सुसंगठित समूह है जो उनके साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए एवं रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था, क्या था, दबाव समूह किसे कहते हैं। चौथा है भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या क्या बाधाएं आई। भारत में लोकतांत्रिक राष्ट्र तक क्या क्या बाधाएं आई। तो बता दें कि भारत में लोकतांत्रिक राष्ट्र में बाधाएं आई। पहला जातिवाद, क्षेत्रवाद, उसके बाद से दूसरा क्षेत्रवाद, और तीसरा बता दें उसके बाद से तीसरा गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचारी। तो भारत में लोकतांत्रिक राष्ट्र को ये बाधाएं हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र के मार्ग में क्या क्या बाधाएं। जातिवाद आया, क्षेत्रवाद आया, गरीबी आई, भुखमरी आई और भ्रष्टाचारी आई। भ्रष्टाचारी यानी जो अनैतिक एवं अनुचित हो, और भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा कारण इसके बढ़ने का कारण है क्या, जनसंख्या विस्फोट के कारण ये भ्रष्टाचारी आजकल बढ़ रही है। भुखमरी भी उसी के कारण, गरीबी भी उसी के कारण। तो भ्रष्टाचारी जो अनैतिक एवं अनुचित हो। उसके बाद से 5वां प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान में महिलाएं अपना पैर कैसे पसार रही हैं। 5वां है कि राजनीति विज्ञान में महिलाओं का क्या योगदान रहा। राजनीतिक विज्ञान में महिला का क्या योगदान रहा। तो इससे बताने से पहले हम बता दें कि राजनीति विज्ञान ही नहीं, महिलाएं तकनीकी हो, आर्थिक हो, चाहे संस्कृति हो, सब में महिलाएं अब आगे हैं। राजनीति को छोड़कर तकनीकी हो, शिक्षा हो, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे खेलकूद क्षेत्र हो, सब में महिलाएं अब क्या है, आगे हैं। और पूछा गया इसमें राजनीति विज्ञान में महिला का योगदान। तो राजनीति विज्ञान के महिला के योगदान के बारे में बहुत से उदाहरण लेकर आए हैं। पहला तो है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। उसके बाद से प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुई। उसके बाद से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, जिन्होंने विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत किया। फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ज्योतिबा बसु बंगाल की मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने 24 साल तक अपने क्या किया, पद पर कार्य किया। उसके बाद से अभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान वित्त मंत्री को राज्यपाल को ले लीजिए, आनंदीबेन पटेल जी हैं। उसके बाद से वित्त मंत्री भारत की ले लीजिए, निर्मला सीतारमण हैं। तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के हैं। फिर पहली महिला मुख्यमंत्री चाहे यूपी की सुचेता कृपलानी को ले लीजिए, 1963 से 67 तक अपना कार्यकाल किया। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब हमारे राजनीतिक क्षेत्र में योगदान निभा रही हैं। खेलकूद में भी आगे हैं, तकनीकी में भी आगे हैं, और संस्कृति को बचाने हेतु में भी आगे हैं, और शिक्षा में भी आगे हैं।
और राजनीति के बारे में बता दें, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उसके बाद से भारत की वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है, और भारत कम्युनिस्ट पार्टी की मुख्यमंत्री बंगाल की जो 24 साल तक कार्य किया ज्योति बसु है। तो ऐसे तमाम सारी महिलाएं जो हैं कि अब राजनीतिक क्षेत्रों में अपना योगदान निभाया, और आने वाले समय में राजनीति के क्षेत्र में क्या होगा, महिलाएं अपना पैर पसारना चालू कर देंगी। 6वां है लोकतंत्र और लोकमत किसे कहते हैं। लोकतंत्र और लोकमत किसे कहते हैं। अंतर है तंत्र और मत, यानी लोकतंत्र और लोकमत। तो तंत्र और मत अलग अलग है। तो बता दें कि लोकतंत्र सरकार के उस स्वरूप से संबंधित है, लोकतंत्र सरकार के उस स्वरूप से संबंधित है जो लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति से तैयार किया जाता है। लोकतंत्र सरकार के उस स्वरूप से संबंधित है जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के शक्ति के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष क्या होता है कि प्रत्यक्ष शक्ति के लोग चुने हुए बिना निर्वाचन या बिना प्रतिनिधि चुने हुए अपना सुझाव देते हैं, और अप्रत्यक्ष बिना प्रतिनिधि के बिना कार्य नहीं होता है। लोकतंत्र में यही बात होती है कि प्रत्यक्ष जो शक्ति से तैयार किया जाता है उसमें क्या होता है कि बिना निर्वाचन चुने ही या बिना प्रतिनिधि चुने ही क्या किया जाता है, अपना सलाह लेते हैं, और अप्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है। सरकार की उस स्वरूप से संबंधित है जो उनके साथ हितों को बढ़ावा देते हैं, या उसमें मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के शक्ति से तैयार किया जाता है। लोकमत, लोकमत माने जनता का मत, लोकमत माने जनता का मत, यानी जनता के मत को ही लोकमत कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जनता के मत के बाद भी दो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के शक्ति से तैयार किया जाता है। 7वां है राज्य के 4 तत्व बताइए। राज्य के 4 तत्व बताइए एवं राज्य के 4 कार्य बताइए। राज्य के 4 तत्व बताइए और राज्य के 4 कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये भी 5वां जो बताया राजनीति विज्ञान के महिला का योगदान, ये भी 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 7वां है राज्य के 4 तत्व। तो राज्य के 4 तत्व है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के 4 तत्व बता दें कि ये निम्न माने 4 तत्व है। बेसिक भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और राज्य के 4 कार्य क्या है, तो 4 कार्य है अपराधियों को दंड देना, राज्य की रक्षा करना, राज्य की संस्कृति को बचाना, और राज्य के निर्धन व्यक्तियों की सदैव क्या करना, सहायता करना। राज्य के 4 कार्य है अपराधी को दंड देना, राज्य की सुरक्षा करना, राज्य की संस्कृति बचाना, और राज्य के निर्धन व्यक्तियों को हरदम सहायता करना, सदैव सहायता करना। 4 तत्व तो क्या थे, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। 8वां कानून किसे कहते हैं, तो ये हरदम अति लघु में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कानून किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा व्यवहार नियंत्रित संचालित क्रम है जिसमें क्या करता है, मनुष्य अपने व्यवहारिक चीजों को देखता है। कानून माने मनुष्यों के व्यवहार नियंत्रित संचालित नियम हक को मानना ही कानून कहलाता है। मनुष्यों के व्यवहार नियमित संचालित नियम हक को मानना ही क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। उसके बाद से राजनीतिक विज्ञान में अलग अलग क्या प्रथाएं आई महिलाओं के लिए, ये भी 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राज्य के महिलाओं के अपमानजनक क्या क्या प्रथाएं थी, महिलाओं के अपमानजनक प्रथा क्या थी। तो अपमानजनक प्रथा बता दें, राज्य या सरकार के महिलाओं के अपमानजनक प्रथाओं का क्या था, तो दहेज था, हत्या था, घरेलू हिंसा था, यौन उत्पीड़न था, बाल विवाह था, महिला तस्करी था। ये सब अपमानजनक प्रथा थी। दहेज था, हत्या था, घरेलू हिंसा था, यौन उत्पीड़न था, बाल विवाह था, महिला तस्करी था। लेकिन इसमें से 3 चीज के कैटेगरी में सब होता था। एक था सती प्रथा, और एक था पुनर्विवाह
विवाह और एक था बाल विवाह। बाल विवाह। तो सती प्रथा में होता क्या था कि जिसकी पत्नी होती थी, माने उसका पति मर जाने पर क्या होता था, उसको उसी के चिता पर जला दिया जाता था। कहीं की जरामंदी होती थी, कहीं को जबरन करने पर मजबूर कर दिया जाता था। उस युग में उस पत्नी को क्या सती एवं पवित्र माना जाता था। तो ये बहुत ही गलत प्रथा था जिसको राजा राम मोहन राय ने हटाया। पुनर्विवाह किसे कहते हैं? तो पुनर्विवाह में क्या होता था कि जो भी पत्नी की पति मर जाते थे, जिस महिलाओं के पति मर जाते थे, क्या होता था, उनके बाद वो क्या होती थी, स्वतंत्र हो जाती थी, यानी वो किसी से भी शादी कर लेती थी। उसके बाद वो क्या करती थी, अपने घरों की बात या क्या अपने जो नगर थी उसके बात नहीं मानती थी। उसके बाद से एक था बाल विवाह। बाल विवाह में क्या होता था कि किशोरा अवस्था में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो अब की बीच मध्य पढ़ने की उम्र होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होता है, यानी 6 से 14 वर्ष होता है प्राथमिक शिक्षा का। तो बाल विवाह में क्या किया जाता था, बच्चों जब थे 6 से किशोरावस्था तब शादी कर दी जाती थी। तो इसको हटाया लाला लाजपत राय ने। तो ये सब थे राजनीति विज्ञान के बहुत सारे बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपी के बारे में जानना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसके लिए अगले वीडियो में लाएंगे।